Hello friends, I am Balwant Singh, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with the Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lectures, we had discussed about the Laplace transform. Basically, Laplace transform Laplace transform generally implemented on the continuous time system. Here we have also discrete time system or digital system. So, we have to analyze with the help of the transform which is known as jet transform. So, discrete time system के लिए jet transform का use करना पड़ेगा. So, basically discrete time LTI system सपोज करते हैं आपका एक discrete time LTI system दिया हुआ है and this is your LTI system. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम और इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स सपोज करते हैं यहाँ पे HN से लिखा हुआ है. इनपुट ऑफ कोर्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय XN एंड आउटपुट जो आपका होगा वो YN होगा. ठीक है, अगर हम इसका जेट ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, सपोज करते हैं इसका जेट ट्रांसफॉर्म XZ है और इसका जेट ट्रांसफॉर्म आपका YZ है और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है उसका जेट ट्रांसफॉर्म HZ है. ऐसा हमने मान लिया क्योंकि जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में था वैसे जेट ट्रांसफॉर्म में डिस्क्रीट टाइम कोई सिग्नल दिया हुआ है तो और अगर इसकी जेट ट्रांसफॉर्म की बात करें तो बाई डायरेक्शनल होगा, उसको हम XZ से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके तो यहाँ पे ये सिस्टम दिया हुआ है तो YN विल बी डिफाइंड एज YN इक्वल्स टू HZ जेड की पावर n, जहां पे HZ इज डिफाइंड बाई समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट HN जेड की पावर n. जहाँ और Z इक्वल्स टू जो डिफाइन किया जाता है या Z इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा होती है. ओमेगा इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी एंड अगर हम इसका मॉड लेंगे, अगर हम मॉड Z निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी. क्यों? क्योंकि e की पावर j थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा. हम मॉड वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी. तो इसलिए कहा गया फॉर Z इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा विद ओमेगा रियल दैट इज विद मॉड. सो यहाँ पे जो समेशन है करस्पॉन्ड टू द DTFT ऑफ HN. यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे सिंपल हम Z इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा रख दें तो Z की जगह क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस j ओमेगा. तो क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट HN e की पावर माइनस j ओमेगा, जो कि आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. जैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के एनालिसिस के लिए DTFT यूज किया जाता था, वैसे ही यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, इसीलिए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए जेट ट्रांसफॉर्म यूज़ करा जा रहा है. इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन है. सो जनरली जो आपका जेट ट्रांसफॉर्म जो रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है. अगर कोई आपका सिग्नल XN है और उसका जेट ट्रांसफॉर्म XZ है तो इट इज़ डिफाइंड एज समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट XN जेड की पावर माइनस n. यहाँ पे XN का जेट ट्रांसफॉर्म XZ से रिप्रेजेंट किया जाएगा. द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z इन पोलर फॉर्म मीन्स Z की वैल्यू अगर पोलर फॉर्म में लेते हैं इट इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू e की पावर j थीटा. R इक्वल्स टू e की पावर j थीटा वेयर R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंड ओमेगा इज द ओके. XZ इज प्रीवियसली डिफाइंड बाय दिस मैनर. अगर हम Z की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं R e की पावर j ओमेगा, इट विल बी इक्वल्स टू समेश, यहाँ पे जहाँ पे भी Z है R इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा अगर हम देंगे तो दिस इक्वेशन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ XN विल बिकम समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट XN R की पावर माइनस n. अब यहाँ पे ध्यान से देखो R की पावर माइनस n e की पावर माइनस j ओमेगा. अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की आपसे बात करूं तो आप कहोगे कि दिस इज द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XN R की पावर माइनस n. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ है, XN की जगह क्या लिखा हुआ है, XN R की पावर माइनस n e की पावर माइनस j ओमेगा. यानी XN जो आपका सिग्नल होता है
वो तो यहाँ पे अगर हम DTFT को थोड़ा याद करें तो हमको समझ में आता है कि अगर z इक्वल्स टू आर ई की पावर j ओमेगा पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो जो आपका z ट्रांसफॉर्म है वो आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है किस सिग्नल का, xn r की पावर माइनस n का। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था, सिमिलरली यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमको जेड ट्रांसफॉर्म में देखना पड़ेगा। चूंकि लास्ट वाले में मैंने एक चीज़ आपको इंडिकेट आपको किया था कि दिस वन, अगर हम मॉड लेते हैं इसका, मॉड जेड इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू ई की पावर जे ओमेगा, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा, ठीक है, ये जेड इक्वल्स टू हो जाएगा। अगर हम इसका मॉड लेंगे तो क्या होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस इमेजिनरी जो पार्ट है उसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ओमेगा। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या होती, 1 होती, 1 का अंडर रूट क्या होगा, आपका 1 ही आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया मॉड जेड। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस समझना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने ये xn r की पावर माइनस n है इस टर्म से लेके कुछ डिस्कस करते हैं। द एक्सपोनेंशियल वेटिंग r की पावर माइनस n मे बी डीकेइंग और ग्रोइंग, दोनों हो सकता है, बिकॉज डिपेंड करेगा n की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड सो r की पावर माइनस n मे बी ग्रोइंग और डीकेइंग with the increasing n depending on whether r is greater than or less than unity। अब समझते हैं इसकी वैल्यू, जैसे सपोज करो r की वैल्यू हमने 1/2 रख लिया, 1/2 ठीक की पावर माइनस n, और n की वैल्यू हम पॉजिटिव रखते जाते हैं यानी 1 2 3 4 5, तो ये क्या बनेगा, जब हम 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1, n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2, n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4, जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 1/8 एंड सो ऑन, एंड यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द जो भी आपका सिग्नल इसकी रिड्यूस होती जाती है। सिमिलरली सेम n की वैल्यू यही रखना है हमको, अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रख दिया -1, अब देखो हम वही काम कर रहे हैं, n की वैल्यू सेम रखेंगे 1, यहाँ पे अगर आपने 2 सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया है, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1 1/2 1/4 एंड 1/8। देखो डीके कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, इसकी वैल्यू पे जो आपका r है। अब देखो n की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया, सपोज करो हम यही ले लेते हैं, पॉजिटिव लिया तो ये आया, और n की वैल्यू अगर हम निगेटिव ले लें यानी -1 -2 -3 ले लें तो देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो r की पावर माइनस n है जो कि लास्ट डिस्कशन से यहाँ पे आया था, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, r पे भी डिपेंड करेगी और n पे भी डिपेंड करेगी, और इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये डीकेइंग या राइजिंग हो सकता है। पहली बात तो ये, सपोज करो फॉर r इक्वल्स टू 1 और मॉड z इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे अगर हमने इसमें r इक्वल्स टू 1 रख दिया इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, जो आपका ये इक्वेशन है इसमें r इक्वल्स टू हमने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, DTFT का फार्मूला हो जाएगा सिंपल सा। अगर इसमें r इक्वल्स टू हमने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा 1 की पावर -1 और xn e की पावर माइनस j ओमेगा n, तो ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हो जाएगा। पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि द जेड ट्रांसफॉर्म रिड्यूसेस टू फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफॉर्म वेरिएबल z इज यूनिटी। अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले में z की वैल्यू 1 रख दें, z इज यूनिटी, ठीक है। सो द जेड ट्रांसफॉर्म रिड्यूसेस टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन द कंटूर ऑफ कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द सर्किल विद द रेडियस ऑफ यूनिटी एज इंडिकेटेड in this figure. You can see that this, what is this? This is your circle, this is real axis, this is imaginary axis, and whole plane is known as z plane. Here you can see that this is the angle जो हमने कहा था कि z इक्वल्स टू r e की पावर j ओमेगा है। यहाँ पे ओमेगा क्या था, आपका एंगल था,
वो एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और z इक्वल टू ई की पावर j ओमेगा, ये जो है मैग्नीट्यूड z इक्वल टू ई की पावर j ओमेगा रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली जेट प्लेन होता है। तो अगर हम से कोई अगर डिस्कस करें तो हमारा जो x इक्वल टू आर ई की पावर j ओमेगा, ये क्या है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन की पावर माइनस एन। और अच्छे से समझने के लिए सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स एन इक्वल टू ए की पावर एन यू एन, ए की पावर एन यू एन। ठीक है, तो हमने सिंपल जो फार्मूला जेट ट्रांसफॉर्म का है उसमें अप्लाई किया, ए की पावर एन यू एन हमको पता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक 1 होता है, और -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक 0 होता है। तो वहाँ अप्लाई करने के बाद इफ़ वी प्रोवाइड सम मैथमेटिक्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस विल बिकम, यहाँ पे फिर हमने सीरीज का कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। तो फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एक्स जेड वी रिक्वायर दैट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमको समझना है थोड़ा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला तो 1 आ जाएगा, दूसरा अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए जेड इनवर्स, तीसरा ए जेड इनवर्स का स्क्वायर प्लस ए जेड इनवर्स क्यूब एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमको ऐसे समझना है कि ये एक सीरीज बन गई। ठीक है, तो यहाँ इनफाइनाइट अगर हम ये इनफाइनाइट तक जाएगा और इसकी वैल्यू सपोज करो ए जेड इनवर्स की वैल्यू आपने 2 मान लिया, तो देखो सीरीज कैसे बनेगी, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 64, और सबको जब ऐड करोगे इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कन्वर्ज नहीं करेगा, डज नॉट कन्वर्ज, सिंपल सी चीज़ है। तो हमको क्या करना है, लेकिन इसको कन्वर्ज कराना है, इसी वजह से यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये वैल्यू इनफाइनाइट से कम होना। तो अब हम जीपी सीरीज थोड़ा सा याद कर लें। जीपी सीरीज जो 1 + r + r² + r³ + r की पावर 4 टिल द इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती थी, 1/1 - r। बिल्कुल सही, 1/1 - r होती थी। वो कब होता था, जब आपके r शुड बी लेस देन 1। ठीक, तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि ये वैल्यू कब कन्वर्ज करेगी, इससे कंपेयर करो तो ये है आपका r। तो ये देखो यहाँ पे 1/1 - r की वैल्यू ए जेड इनवर्स। ठीक है, तो कब होगा, अब यहाँ पे मॉड ए जेड इनवर्स शुड बी लेस देन 1, या इसी को हम और सिंप्लीफाई करें तो मॉड जेड शुड बी ग्रेटर देन। तो कन्वर्ज करने के लिए यही आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। कन्वर्ज करने के लिए आपको ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो द जेट ट्रांसफॉर्म फॉर दिस सिग्नल इज वेल डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए with the region of convergence determined by magnitude A according to the above example। सपोज करो यहाँ पे हमने A की वैल्यू 1 रख दिया, यहाँ पे सपोज करो A की वैल्यू 1 रख दिया, तो आपका जो A की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, z/z-1। इसको देखो, A की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, z/z-1। और यही क्या होता है, दिस इंडिकेट्स द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन। क्यों, देखो इसका हम जेट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे a की वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर n un। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ un ही बचा। तो सिमिलरली जब a में पूरे इक्वेशन में 1 रख रहे हो तो यहाँ पे भी 1 रखोगे तो ये हो जाएगा जेट। तो ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन का हो जाता है, यूनिट स्टेप सीक्वेंस का जेट ट्रांसफॉर्म निकल के आता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो मैंने आपसे बात किया था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हमने बात किया था कि अगर आपका एक्स एन इक्वल टू ए की पावर n इज अ रेशनल फंक्शन एंड द रेशनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द जेट ट्रांसफॉर्म can be characterized by the zeros, that is the roots of the numerator polynomial and its pole, and that is the root of denominator polynomial. Suppose करो there is a 1 0 at the z equals to 0 and 1 pole at z equals to a. So for mod a is greater than 1, the region of convergence does not include the unity circle consistent
with the fact that for these values of a and the Fourier transform of a की power n u n does not converge. So, here you can see that this is your unity circle, means this is 1, this is 1 and this is the a, ये आपका a आ गया. यहाँ पे हमको ध्यान क्या देखना है, आप समझना, मॉड z इज लेस देन 1, यानी ये वैल्यू देखो तो ये यूनिटी सर्किल बनी, और देखो 0 से लेके 1 के बीच में है, तो भी यही बात है, कहीं ना कहीं आएगी. 0 से लेके 1 के बीच में है तो यहाँ पे कहीं तो आएगा, ये यहाँ पे तो कहीं आना है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस ए की पावर n u माइनस n माइनस 1. ओके, माइनस ए की पावर 1 u n माइनस 1. यहाँ पे सिंपल हम वही काम करते हैं. ठीक है, ये डिफाइन कहाँ से, u माइनस n माइनस 1, ये डिफाइन है आपका n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू सॉरी माइनस 1 से लेके माइनस, यानी अगर हम सिर्फ u माइनस n माइनस 1 की बात करें तो यहाँ से डिफाइन माइनस 1 से टिल द डिफाइन, ये है आपका u माइनस n माइनस 1. तो सिमिलरली यही चीज़ हमने अप्लाई किया है, ये वैल्यू सारी रख दी, u माइनस n को रखा, उसके बाद थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे हमने अप्लाई किया, समेशन के जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई किए, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक माइनस n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट a की पावर n a की पावर माइनस n z की पावर n. सो यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 0 से हमको इंक्लूड करना है, तभी हम सीरीज के बारे में बात कर पाएंगे. तो दिस इक्वेशन कैन बी राइट दिस मैनर फॉर द इंक्लूजन ऑफ n इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे फिर देखो 0 से लेके इनफाइनाइट तक अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी. ठीक है, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा a, पहले n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 1 प्लस a इनवर्स z प्लस a इनवर्स z का होल स्क्वायर प्लस a इनवर्स z का होल क्यूब एंड सो ऑन टिल द इनफाइनाइट. सेम कंसेप्ट कन्वर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, a इनवर्स z शुड, जो आपका ये वैल्यू है पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट कब होगा, जब इस सीरीज की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट कब होगा, जब इस सीरीज की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट हो. और ये इनफाइनाइट कब होगा, जब मॉड a इनवर्स z, क्योंकि आपका जीपी सीरीज बन गया, मॉड a इनवर्स z शुड बी लेस देन 1. तो यहां पे क्या है, मॉड a इनवर्स z शुड बी लेस देन, क्योंकि जीपी सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस ये कब होगा 1/1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी. तो ये अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हम लिख सकते हैं मॉड z इज लेस देन मॉड a, मॉड z इज लेस देन मॉड a. बस देखो 1/1 माइनस आर यहाँ पे इम्प्लाई करिए, मैथमेटिक्स हमने अप्लाई किया, सो z/z माइनस a आ गया. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका ये सिग्नल है माइनस a की पावर n u माइनस n माइनस 1 का जो z ट्रांसफॉर्म z/z माइनस 1 a आ रहा है, और जो आपका ये सिग्नल है इसका भी सेम आ रहा है z/z माइनस. लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, अगर मैं इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं तो ये बाहर साइड में है, इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, जो पहला a की पावर n u n का हमने करा था, जबकि हमने ये जो सिग्नल लिया है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो ये, बिकॉज ऑफ दिस. तो मैथमेटिक्स दोनों के जेट ट्रांसफॉर्म की सेम है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों के जेट ट्रांसफॉर्म के अलग अलग हैं. दैट इसी वजह से ये दोनों जेट प्लेन में एग्जिस्ट कर जाएंगे. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. तीसरा एग्जांपल है, एंड दिस इज 7 1/3 की पावर n u n माइनस 6 1/2 की पावर n u n. सिंपल, हम यहाँ पे जेट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे. a की पावर n देखो यहाँ पे लिखा हुआ a की पावर n u n, दूसरा यहाँ पे a की पावर n u n, जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, दोनों हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. देखो सिंपल, यहाँ पे देखो.
ठीक है, a की पावर n un, ठीक है, 7/1 माइनस 7/1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/3 है, और यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1/2 है, दोनों हमने अप्लाई कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स किया, यू कैन गेट z/z माइनस 3/2 divided by z minus 1/3 into z minus 1/2. So, here we can discuss what we can discuss, the reason of the convergence of xz in the last equation both, ये देखो यहाँ पे इस equation में, and both sum in the equation must converge which requires that both. अब देखो यहाँ पे समझो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हमने निकाला है यहाँ पे, अब समझना है हमको इस पूरे का, पहला इसकी वजह से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, अगर मैं ROC की बात करूं तो यहाँ पे ROC तो मॉड z इज ग्रेटर देन 1/3, और इस वाले टर्म से क्या होगा, मॉड z इज ग्रेटर देन 1/2। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, इस वाले एग्जाम्पल से क्या है, देखो मॉड z इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट हमने लगाया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लिए पर्टिकुलर, इस तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड z इज ग्रेटर देन, ये यूनिटी सर्किल है, इसकी वैल्यू 1 है, 1/3 1/3 का मतलब सपोज करो हम यहाँ पे आ गए, ये 1/3 वाला है और 1/2, तो ये हो गया 1/, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं 1/2। तो पहला केस समझना है, थोड़ा दोनों बना देंगे तो रेड पेन से सेम हो जाएगा, आप समझना, इज ग्रेटर देन 1/3 यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, इज ग्रेटर देन 1/3। दूसरा केस है इज ग्रेटर देन 1/2 यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमको समझना है इज ग्रेटर देन 1/3 एंड इज ग्रेटर देन 1/2, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, तो ऑफ कोर्स 1/2, ठीक है, क्योंकि जब ग्रेटर देन 1/3 में आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो 1/2 का है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी जो इंटरसेक्शन है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे कंसीडर, यहाँ पे ये दूसरा आपका यहाँ पे इज ग्रेटर देन 1/2 एंड कंसिक्वेंटली विद दिस क्वेश्चन जो आपका, ओके, सो इफ वी हैव मोर देन 2 फंक्शन, दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है 1/3 का दिया हुआ, इज ग्रेटर देन, देखो 1/3 ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, दूसरा क्या है ग्रेटर देन 1/2, दिस इज योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक, और यहाँ पे देखो तीसरा क्या है ग्रेटर देन 1/2। तो अब देखो ग्रेटर देन 1/2 अगर हम करेंगे तो 1/3 का भी पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो दोनों का हम इंक्लूड करके देखेंगे तो दोनों का ही आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे साइन फंक्शन का दिया हुआ है, सिंपल 1/3 साइन। यहाँ पे हमको ये देखना है जो आपका साइन थीटा कंसेप्ट हमने लगाया, साइन थीटा इक्वल्स टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2j, यहाँ पे कंसेप्ट हमने लगा दिया, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया तो देखो ये आपका a की पावर n un, दूसरा टर्म भी आपका a की पावर n un, a की पावर n un दोनों को हमको पता है क्या होता है 1/1 माइनस a z इनवर्स, 1/1 माइनस a z इनवर्स, फार्मूले में लगा दिया और सिंपल हमने क्या करा, इसकी मैथमेटिक्स सिंपल इसको सॉल्व किया और विद द हेल्प ऑफ द सम मैथमेटिक्स वी आर एबल टू गेट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, ओके। एंड अब वही पार्ट, अगर हम इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो आप देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम इसके की बात करेंगे तो लेस देन 1, हम इसके की बात करेंगे तो लेस देन 1, तो कॉमन जो इक्विवेलेंटली क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
जो आपका कॉमन पार्ट होता है, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है, दो अगर टर्म आप यूज़ कर रहे हो तो इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है वो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।